हेलो एवरीवन बच्चों, होप सो कि आपको लास्ट लेक्चर मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज मैं थर्ड लेक्चर आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए स्टडी किया था। अब हम लोग इस वाले लेक्चर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कवर अप करेंगे। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करिएगा कि जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें होंगी मैं आपको सारी चीज़ बार बार एक्सप्लेन करूँगी, तो आप वो वर्ड्स मेरे, वो सेंटेंसेस मेरे फोकस करिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें फॉर्म होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। जो एमसीक्यू पैटर्न आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, तो सारे वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको उनके फंक्शंस के साथ बताऊँगी, तो वो आप सब लोग उसको याद रखिएगा। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंडक्ट करते हैं, तो अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल पे हम लोग फोकस करते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, और जो हमारा इजेशन पॉइंट है जिसको हम लोग एनस कहते हैं, वहाँ पर ये टर्मिनेट होता है। फिर से मैं बता रही हूँ, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये एनस जो कि हमारा एक इजेशन पॉइंट है, वहाँ पर ये टर्मिनेट होता है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, और सारे रीजन्स एक अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में, है ना? क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो इंजेशन कहाँ से? माउथ से स्टार्ट होता है। अब हम ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इन्होंने जैसे एक्टिविटी बताई हुई है बच्चों कि स्टार सॉल्यूशन इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब्स में लिया हुआ है। पहले टेस्ट ट्यूब में सलाइवा लिया हुआ है एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, और सलाइवा को इन्होंने, मतलब जो दोनों टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल अनडिस्टर्ब ऐसे ही रखा रहने देना है। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो क्या देखोगे आप, मैंने आपको बार बार बताया है कि आयोडीन हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू चेक द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है ना, आयोडीन किसके लिए चेक होता है? स्टार्च के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। कितने टाइप का फूड हम खाते हैं, ठीक है, जितने भी हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं, पर ये हम लोग स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स का पढ़ रहे हैं, तो उसी के स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, पर हमारा जो पैसेज होता है वो तो बिल्कुल ही सेम होता है। तो हम लोग बोलस फॉर्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन कंडक्ट करते हैं। होलोजोइक में आपको बताया था ना कि एज इट इज़ फूड जो कंज्यूम करते हैं उसको होलोजोइक बोलते हैं, एज इट इज़ फूड। ठीक है, पूरे बड़े बड़े पीसेस में जो फूड लेते हैं अपने अंदर बॉडी में, उसको होलोजोइक बोलते हैं। और फिर वो हम लोग कहाँ से इंजेशन पॉइंट हमारा माउथ होता है बच्चों। माउथ में जब हम खाना लेते हैं तो क्या होता है, वो पूरा एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, तो हमारे जो टीथ होते हैं उसको वो क्रश करते हैं बच्चों, और माउथ में हमारे पूरी लाइनिंग होती है सॉफ्ट। तो क्या होता है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम। उसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है बच्चों? कि वो स्टार्च पर एक्ट करता है। जो भी हम लोग खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो हमारे माउथ में जो फूड होता है। हाँ, तो हमारे टीथ उसको ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को क्रश करते हैं। फिर सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू सलाइवा सिक्रीट करते हैं। वो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होके बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बोलस, जिसका नाम होता है बोलस। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। और आप ये समझिए कि ये सारा हमें कौन हेल्प कर रहा है? एंजाइम्स, जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। तो जो खाना
हमने लिया वो हमारा कैसा था नेचर में, कॉम्प्लेक्स था। वो कैसा था नेचर में, कॉम्प्लेक्स था। तो सलाइवरी एमाइलेज ने उसको ब्रेक डाउन किया, क्या, स्टार्च, किस फॉर्म में, टू गिव शुगर। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन आता है सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना, और सलाइवा क्या क्या कर रहे हैं, ये सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि हमें शुगर दे रहा है, फूड ओके। फिर ये फूड पूरा हमारे टंग की हेल्प से एक बोलस फॉर्म कर रहा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमारे जो ये नेक वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग 2 पाइप्स इसमें से पास होते हैं बच्चों, एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको ईसोफेगस ही दिखाया जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और दोनों फूड पाइप और एयर पाइप बिल्कुल पास से ही पास होते हैं। अब चूँकि ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो इसीलिए एक ही ट्यूब पर फोकस किया है, क्योंकि एयर पाइप जो होता है हम लोग वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में पढ़ेंगे ओके। तो इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो बच्चों वो पूरा जो पाइप है वो हमारे किसको ज्वाइन करता है, आप देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ से लेके ये स्टमक को ज्वाइन कर रहा है, कौन, ईसोफेगस, इसका अदर नेम क्या है, फूड पाइप। अब आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये रिलैक्स, जो स्वेलो करते हैं हम लोग, स्वेलो का मीन क्या होता है, गुटकना। खाने को जब हम लोग स्वेलो करते हैं तो ये हमारा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो हमारा जो माउथ होता है उसको पुश करता है, टंग की हेल्प से हमारा फूड जो है पुश होता है अंदर फूड पाइप में। और जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है उस पाइप में, फिर से बता रही हूँ, फूड पाइप में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है किस लिए होता है, इन ऑर्डर टू पुश द फूड, कहाँ पे, स्टमक में। उस फूड को स्टमक में पुश करना है बच्चों रिदमिकली। तो जो रिलैक्सेशन और जो कंट्रैक्शन फेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आता है तो देखिए, आप लोग देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। तो मतलब ये पूरा माउथ से लेके जो फूड पाइप तक जो पुश हो रहा है फूड बच्चों, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये पुश हो रहा है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। और स्टमक हमारा कौन सा ऑर्गन है जो ईसोफेगस को, ईसोफेगस का जो एंड पॉइंट है वो हमारे स्टमक में ओपन हो रहा है, वहाँ से जो फूड पुश होकर आया स्टमक में। अब आप स्टमक की खास बातें पढ़िए कि क्या क्या उसमें खास बात प्रेजेंट है। तो स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं। अभी मैं आपको उसके फंक्शंस बताऊंगी, रीजंस बताऊंगी कि क्या चीज़ क्यों प्रेजेंट होती है, उसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं और पूरे फूड में मिक्स होता है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस हमारा माउथ से शुरू हो गया है। माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट किया। सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर फॉर्म किया। फिर वहाँ से ये बोलस के फॉर्म में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड पाइप से ये फूड हमारा स्टमक में पास ऑन हुआ। अब आप देखिए कि स्टमक में जैसे ही फूड आया तो स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स थी उसने डाइजेस्टिव जूसेस तुरंत सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो हमारे स्टमक वॉल में क्या चीज़ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर से ध्यान देना आप लोग, माउथ में क्या चीज़ प्रेजेंट थी, सलाइवरी ग्लैंड्स। स्टमक की वॉल में क्या चीज़ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या रिलीज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन एंड म्यूकस। फिर से बता रही हूँ, स्टमक की मस्कुलर वॉल्स ने क्या सिक्रीट किया, डाइजेस्टिव जूस ओके। कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उस डाइजेस्टिव जूस में
क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं बच्चों, और म्यूकस। अब आप देखिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी वो स्टमक में जो प्रेजेंट होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहली चीज़ बताऊंगी कि जो आपने अभी एंजाइम का नाम पढ़ा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, पेप्सिन, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। और ये सिर्फ स्टमक में ही क्यों काम करता है इसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये स्टमक में ही क्यों काम करता है बच्चों? क्योंकि एसिडिक मीडियम चाहिए होता है इसको काम करने के लिए, और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन किसी और मीडियम में काम नहीं करता है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है ये। और क्या काम करता है बच्चों? ये हमारे फूड में से प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ये हमारे फूड में से प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब आप और ध्यान दीजिए कि म्यूकस क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। कभी आपने देखा होगा कि हमें जब कोल्ड हो जाता है तो हमारी नोज़ बहने लगती है, ओके। कभी हम लोग अपनी नोज़ क्लीन करते हैं तो काफ़ी सारा कफ निकलता है। वो कफ आपको देखने में कैसा लगता है? स्मूथी सा, चिकना सा लगता है ना। तो वो ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? क्योंकि हमारे नोज़ में भी, हमारे कफ में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस कैसा होता है? चिकना, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड लाइक होता है। म्यूकस कैसा होता है? चिकना, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। तो यही म्यूकस हमारे स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होता है। अब सुनिए बच्चों कि क्या फंक्शन होता है म्यूकस का। म्यूकस हमारे स्टमक के वॉल्स को प्रिवेंट करता है, बचाता है। किससे बचाता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर हमारे स्टमक में म्यूकस लाइनिंग नहीं होगी तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के वॉल से टच करके हमारे स्टमक में अल्सर कर देगा, जिसको हम लोग स्टमक अल्सर भी कहते हैं या पेप्टिक अल्सर भी कह देते हैं। फिर से बता रही हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वाई द म्यूकस लाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द स्टमक, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द म्यूकस इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टमक। सो इन दैट केस यू पीपल हैव टू आंसर दैट इट विल कॉज स्टमक अल्सर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, एसिड तो भाई एसिड है, चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो। स्टमक की वॉल्स तो हमारी बहुत डेलिकेट होती हैं, अंदर की इनर वॉल्स होती हैं, और ये एसिड हमारा सीधा वॉल से टच होगा और हमारे स्टमक की वॉल को जला देगा और हमारे पेट में अल्सर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई ना? पेप्सिन का फंक्शन समझ में आ गया बच्चों? जो भी हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है फूड में उसको ये डाइजेस्ट करता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। We have often heard adults complaining about acidity. तो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव? तो अब आप सोचिए कि क्या चीज़ होती है जो एसिडिटी हमारे फॉर्म होने लगती है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप ये सोचिए कि ये जो एग्जिट हो रहा है अब कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों? फिर से सुनिए, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, फूड स्टमक से खाना कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। फिर से ध्यान देना बच्चों, स्टमक से अभी फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है बच्चों, पार्टली डाइजेस्ट हुआ है, आधा डाइजेशन हुआ है अभी स्टमक में। अभी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेम द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो यू हैव टू आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन, यू हैव टू आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको कौन मैनेज करता है? स्फिंक्टर मसल मैनेज करती है इसको। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब आपको ये भी एक वन वर्ड के फॉर्म में याद होना चाहिए कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बच्चों, पर ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी एलिमेंट्री कैनाल का। ओके क्योंकि होता क्या है, छोटी सी स्पेस में ही एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए पता नहीं चलता। जब अपन इसको ओपन करेंगे ना तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और अलग अलग एनिमल्स में इसकी अलग अलग लेंथ होती है। हाँ, डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जैसे कि
बताती जा रही हूँ मैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जो खाना खाते हैं उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, क्योंकि वो ये लीव्स खाते हैं ना, प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट्स में सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबे टाइम तक वो वहाँ पे पड़ा रहता है, तभी तो मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रीज़न आ जाता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका क्यों लॉन्गर स्मॉलर इंटेस्टाइन होता है कंपेयर टू द कार्निवोर्स, क्योंकि वो लोग सेल्यूलोज कंज्यूम करते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो आसानी से फ्लैश डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन एक कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, जहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि कंप्लीट डाइजेशन किस किस का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। बेटा जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से उस पर प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा होता है, तो उसका हम लिखेंगे लिवर। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और लिवर का फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर हमारी बॉडी में, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँगी ऊपर वाले फिगर में बच्चों, आप देखिए ये अपेंडिक्स दिख रहा है आपको। अपेंडिक्स ये एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है बच्चों? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, मतलब जिसका कोई भी यूज़फुल वर्क नहीं होता है हमारी बॉडी में, बस प्रेजेंट रहता है वो। ओके, तो एक तरीके से अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ओके, कोई उसका स्पेसिफिक या कोई इम्पॉर्टेंट वर्क उसका नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब वन वर्ड का क्वेश्चन ये भी एक अराइज होता है कि स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन सी मसल रेगुलेट करती है उसको? स्फिंक्टर मसल रेगुलेट करती है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, प्लीज़ प्लीज़ चिल्ड्रन कीप दिस थिंग इन योर माइंड। The exit of food from the stomach to the small intestine is regulated by a sphincter muscle, okay. Now the small intestine किस चीज़ का कंप्लीट डाइजेशन की साइट है? 3, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या होता है? लिवर। ओके, लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। लिवर जब बाइल जूस सिक्रीट करता है तो स्टमक के थोड़ा सा ही ऊपर हमारे एक लीफ लाइक बहुत पतला सा स्ट्रक्चर होता है, सॉरी नॉट लीफ लाइक, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एक पैकेट की तरह, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। वो क्या करता है, वो जो लिवर का बाइल जूस होता है उसको स्टोर करने में काम आता है। ओके, कई बार आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं और वो रिमूव कर दिया जाता है। एज सच उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, बस यही है कि बाइल जूस को स्टोर करने में ही काम आता है। चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये बाइल जूस ट्रांसफ़र वो देना वो रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ से वहाँ पे चला जाता है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों 2 चीज़ों के जूस आते हैं, लिवर और पैनक्रियास। लिवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ मैं आपको कि जब स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक होता है नेचर में, पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। क्यों बेटा? क्योंकि पैनक्रियास जो होते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस जो देते हैं उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो बेटा अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। ओके, तो होता क्या है बच्चों कि स्टमक से जो फूड आ रहा होता है वहाँ पे स्टमक से जो फूड जो स्टमक से आया है वो एसिडिक है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना है, जिससे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं वो आसानी से वर्क कर सके। अब आप देखिए, जो बाइल जूस जो लिवर से आया है
वो किस पे वर्क करेगा, फैट्स पे काम करेगा। ओके, क्योंकि स्टमक में तो फैट्स डाइजेशन हुआ नहीं, तो फैट हमारे फूड में इंटेस्टाइन में आ गए इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स। हाँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है एंजाइम्स को उस पर वर्क करने के लिए। तो क्या होगा, बाइल जूस आके क्या काम करेगा बच्चों, उन लार्जर ग्लोब्यूल्स को जो स्टमक से आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ब्रेक कर देगा, जिससे कि जो एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो आसानी से उसमें काम कर सके। ओके, क्या अब इन्होंने इस पर सोप का कंपैरिजन दिया है, तो वो कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। अब जो पैनक्रियाटिक जूस जो आया है, पैनक्रियास से जो सिक्रीट हुआ है, उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ट्रिप्सिन। अब आप सुनिए, अभी आपने एक एंजाइम पढ़ा था स्टमक में, पैप्सिन। हाँ जी, उसी का ये भाई है ट्रिप्सिन, पैप्सिन का भाई है ट्रिप्सिन। पैप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, पैप्सिन पी, प्रोटीन पी। अब ट्रिप्सिन उसका भाई है, तो भाई इसका भी काम सेम होगा, है ना। क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन ये भी डाइजेस्ट करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं पैप्सिन और ट्रिप्सिन में, तो क्या आप बताओगे, भाई काम तो दोनों भाइयों के सेम है ना, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। डिफरेंस क्या है, पैप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और ट्रिप्सिन अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नो वन इज गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस, but I am telling you. So please children, keep this thing in your mind. These are the very basic and important things. अब लाइपेज का देखिए, फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड का वर्ड क्या यूज़ किया है, लार्जर ग्लोब्यूल्स। जो लार्जर ग्लोब्यूल्स स्टमक से आए हैं, किधर पे, इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे लार्जर ग्लोब्यूल्स किस में टूट रहे हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। कौन तोड़ रहे हैं उनको, लाइपेज। ओके, ध्यान दिया आपने, ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन। किसका भाई है, पैप्सिन का। पैप्सिन किस में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में। ट्रिप्सिन किस में काम कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम में। किसने क्यों दिया, क्यों अल्कलाइन मीडियम, अगर मैं इसको ट्रिप्सिन को शिफ्ट कर दूँ नहीं वर्क कर पाएगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाता, और पैप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में काम नहीं कर पाता। ओके, लाइपेज का क्या काम है, अब देखिए, लाइपेज भी किसी का भाई समझ में आ रहा है आपको, इसकी भी सिमिलैरिटी कहीं नज़र आ रही है। हाँ, जो हमारे माउथ में एमाइलेज था, आप देखिए ना, राइमिंग वर्ड हो गया, एमाइलेज लाइपेज, तो भाई ये भी कहीं ना कहीं रिलेशन निकाल रहा है। वो भी यही काम करता है ना, स्टार्च का काम करता है। लाइपेज क्या कर रहा है, फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, तो ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ के जो एंजाइम्स हैं बच्चों, फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड। ध्यान देना बच्चों, क्या क्या चीज़ें हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो प्रोटीन्स था वो फर्दर ब्रेक, देखो थोड़ा सा प्रोटीन तो स्टमक में ब्रेक डाउन हो ही गया था, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फर्दर और ब्रेक डाउन हो गया। प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन कर दिया, एमिनो एसिड्स को। हाँ, एमिनो एसिड्स में। और जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में हो गया, ग्लूकोज में। और फैट्स किस में हो गया, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब आप देखिए बच्चों, 3 कन्वर्जन्स हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्लीज़ प्लीज़ फोकस, 3 कन्वर्जन्स हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या क्या, प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज, और फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अगेन 3 कन्वर्जन्स हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या क्या, प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है। द डाइजेस्टेड फूड अब क्या करेगा, जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं हमारी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है बच्चों, उसमें क्या खास बात प्रेजेंट है, क्यों यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉलर इंटेस्टाइन में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर से सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये भी रीज़न आता है क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है, और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, वेली। और जो पूरा एक सरफेस एरिया बढ़ा देता है, मतलब इतनी पतले पॉलीथीन की तरह होती है कि अगर मैं खोल दूंगी तो पता नहीं कितना एरिया ये कवर कर देगी। फिर से बता रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है डाइजेस्टेड फूड का, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम विली कहते हैं। और विली का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। किसका बच्चों, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। अगेन डाइजेस्टेड फूड
यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली प्रेजेंट होती है, और जो क्या करती है, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, किसके लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और विली में और क्या खास बात प्रेजेंट होती है कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो विली होती है, क्योंकि भाई फूड डाइजेस्ट होके कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में ही तो जाएगा ना, और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर तक फ्लो करता रहता है, और ये पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारा डाइजेस्टेड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वहाँ से जो भी हमारे नए टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, ओल्ड टिश्यूज़ का जो रिपेयरिंग चल रहा होता है ना, वो सारे एनर्जी अपनी अपनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आया? विच टेक द एब्जॉर्ब फूड। क्या? क्योंकि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब फूड हमारा वहाँ से पूरा यूज्ड अप हो जाता है एनर्जी गिविंग के लिए, और जितने भी हमारे बॉडी में न्यू टिश्यूज़ बन रहे होते हैं और ओल्ड टिश्यूज़ की जो रिपेयरिंग होती है, उसमें सब यूज़ होता रहता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फर्दर फूड हमारा कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है? लार्जर इंटेस्टाइन में। तो जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ पे आगे ट्रांसमिट हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो वो हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर more water is absorbed. And one more thing is there, that the unabsorbed food, the undigested food is present over here, where the main function is, the main important thing is that the absorption of the water occurs at this part in the largest intestine, in the large intestine. After this, the rest of the waste food or the remaining food is passed into the anus, and this is the egestion point. Or one more thing is there, it is very important to note, most of the time it comes in the MCQs, that the thing which regulates the exit of the waste material, so that is the anal sphincter. Anal sphincter, एनल स्फिंक्टर एक ढक्कन की तरह होता है, एक लिड की तरह होता है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल को ऑपरेट करता है, एग्जिट। तो हमारा जो एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल का, कौन रेगुलेट करता है? एनल स्फिंक्टर। तो आई होप सो बच्चों कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। डेंटल कैरीज का बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, तो वो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ फटाफट कि डेंटल कैरीज क्या होता है। टूथ डिके, टूथ डिके बच्चों क्या होता है कि दांतों का सड़ना, ज़्यादातर आपने देखा होगा छोटे बच्चों का, हाँ, क्योंकि उनका एनामल और डेंटाइन पार्ट बहुत ज़्यादा मतलब एकदम न्यूली, जैसे आप देखते हैं ना मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं, और जो अपने दांतों की केयर नहीं करते तो उनके क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ या स्वीट लेने पे तो डिके शुरू हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है कि हमारे एक बार जैसे कोई भी शुगर या कुछ भी मीठा हमारे दांतों में अगर अच्छे रह जाता है उनके ग्रूव्स में, तो क्या बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं, और जो हमारा जो वाइट जो शाइनी सा पार्ट होता है दांत का बच्चों, तो वो इनामल होता है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि ठंडा पानी लगता है पीने में, कुछ गर्म लगता है दांतों में, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इनामल पार्ट रिमूव हो जाता है। ओके, तो डेंटल कैरीज से टूथ डिके में भी यही चीज़ होती है, इनामल रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी में, वो सॉरी दांतों से। तो क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उसको रिमूव कर देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक करते हैं जो दांतों पे चिपक जाते हैं, जो एक बीमारी भी करते हैं जिसको हम लोग डेंटल प्लेग कहते हैं। और होता क्या है, सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज अ प्लेग कवर्स द टीथ। तो दांतों तक हमारे सलाइवा पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो गंदा सा जो बैक्टीरिया की जो सिक्रीशन है, जो बैक्टीरिया ने वो पूरे दांतों के सराउंडिंग में जो बना दिया है एक कवर सा, पूरा हमारे दांत को कवर कर दिया, तो सलाइवा हमारा पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वो उस एसिड को हटा ही नहीं पा रहा, तो सलाइवा हमारा कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ करते हैं तो उसके बाद हमें ब्रश ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि जो अगर बैक्टीरिया ने हमारे जो एसिड्स प्रोड्यूस किया है, एनामल को सराउंड किया है, पूरा कवर अप किया है, तो ब्रशिंग करने से अच्छे से जो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो सारी चीज़ों को हटा देते हैं। और जल्दी ही अगर आपने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया अनट्रीटेड, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मे इन्वेड द पल्प, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर पल्प में पहुंच जाते हैं, मतलब अंदर फ्लैशी इनामल हटा देते हैं, डेंटाइन हटा के हमारे पल्प कैविटी पे अटैक कर देते हैं, और वहाँ पे हमारे कई बार स्वेलिंग आ जाती है और कई बार वहाँ पे हमारे इन्फेक्शन हो जाता है। तो आई होप सो बच्चों कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
और वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, की कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, तो वो एयर से मिलता है, और जो वाटर जो एक रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का, वो उनको एटमॉस्फेयर से भी मिलता है और सॉइल से भी मिलता है, रूट्स के थ्रू। ओके, और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 3 काम करते हैं, 3 फंक्शंस, 3 कन्वर्जन हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े थे, बाकी पैप्सिन का काम पड़ा था स्टमक में कि प्रोटीन का डाइजेशन हमारा उधर से ही शुरू हो जाता है, स्टमक से ही, और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो हमारे माउथ में काम करना शुरू कर देता है। ओके, अब हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, कैसे डिज़ाइन हुआ है बच्चों, तो आपको इसमें विली का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करना कि विली किस तरीके से, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली हमारे प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है फूड का। और सेकेंड थिंग उसमें क्या खास बात होती है कि इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। सो मच थैंक्स बच्चों, और आप सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों का टर्म 1 एग्ज़ाम है जो बिल्कुल ही न्यू पैटर्न पर है एमसीक्यूज़ पे, तो ये बहुत ही स्कोरिंग है, पर बच्चों अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप इसमें 1 मार्क्स तुरंत लूज़ कर देंगे छोटी सी मिस्टेक पे। तो मेरा आप सबसे बहुत बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िए मेरे बच्चों। मैं चाहती हूँ आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। इसके बाद में आप लोगों को बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम एमसीक्यूज़ होंगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी बच्चों। अभी आप ये टॉपिक कवर अप करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका रेस्पिरेशन का पार्ट कवर अप करूँगी। ओके बच्चों, टिल देन बाय।